जैसे अगर मैं दीपांशी की बात करूं तो दीपांशी एक गृहिणी है। गृहिणी का मतलब ये कि आपको परिवार भी देखना है और अपने ऊपर भी फोकस करना है। आपके गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता था इतनी अच्छी रैंक लाना। मैथमेटिक्स में तमाम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग को याद होगा कि आप लोग के मेंस में जब ग्रेजुएशन के टॉपिक चल रहे थे तो काफ़ी हेक्टिक टॉपिक थे, उनके डेरिवेशन आप लोगों को करने थे। इसको आप कैसे मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ते थे? कि एक सक्सेस मंत्रा अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थियों के लिए एक सक्सेस मंत्रा बताइए कि क्या है? नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का स्वागत है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक विद्यार्थी की बेहतरीन कहानी को लेकर। कहानी है 2022 में आई हुई वैकेंसी टीजीटी में सफलता का। कहानी है 4 साल जिस परीक्षा के लिए जद्दोजहद किया गया, फाइनली 2026 में ये परीक्षा हुई और उसमें सफलता रचा गया। विद्यार्थियों, आज जिस विद्यार्थी से मैं आप सभी छात्रों का परिचय कराऊंगा वो है दीपांशी त्रिवेदी, जिनका रैंक 2 आया है गर्ल्स कैटेगरी में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे कि किस प्रकार से 4 साल उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, सेल्फ मोटिवेट किया और तमाम प्रकार के जो सेल्फ डाउट आते हैं उसको हटाते हुए लगातार इन्होंने LT प्री की परीक्षा क्वालिफाई की। मेंस इनका बहुत अच्छा गया है, उम्मीद है कि उसमें भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने के चांसेस हैं। टीजीटी में बहुत अच्छी रैंक इनकी आई है। तो विद्यार्थियों, अब मैं उनसे आप लोग को रूबरू कराता हूं और उनसे उनकी यात्रा के बारे में हम जानते हैं। दीपांशी जी बताएं। सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू। आपके गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता था इतनी अच्छी रैंक लाना। बहुत जो है एक अच्छे गाइडेंस की तो ज़रूरत होती है। तो अब 2022 में वैकेंसी आ गई थी। हालांकि तैयारी मैंने स्टार्ट करी थी 2021 में, जब टीजीटी की वैकेंसी आई थी तब आई थी वैकेंसी मार्च 2021 में और पेपर हुआ था अगस्त में। तब एक्चुअली मेरा काफ़ी गैप था क्योंकि इससे पहले मैंने दिए थे एग्ज़ाम्स, लेकिन बैंक SSC वगैरह के दिए थे। तो लेकिन ये जो था टीजीटी पीजीटी का, इसमें काफ़ी गैप था। मेरा 2012 का MSc है, उसके बाद 2021 में मैंने अपनी बुक्स उठाई थी सारी, यही 11th 12th की है और BSc की। तो जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत एकदम नया नया सा लग रहा था, इतने सालों के बाद की लग रहा था कि कैसे पहली बार पढ़ रही हूँ, कैसे होगा। तो उस टाइम पे तो 5 महीने का ही टाइम मिला मुझे। मार्च में वैकेंसी आई, 8 अगस्त को पेपर हो गया। तो इतने टाइम में बस इतना कर पाई कि मैंने अपना 11th 12th का सिलेबस और ग्रेजुएशन का सिलेबस कंप्लीट किया और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे। बस इतना करके मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो हालांकि एग्ज़ाम मेरा सही हुआ था। सुन रहे थे कि जिन्होंने 80 क्वेश्चंस के ऊपर कर रहे हैं उनका हो जाएगा, और मैंने आंसर की मैच करवाई थी तो 83 क्वेश्चंस मेरे सही थे। तो मुझे लगा हो जाएगा मेरा शायद। फिर जब रिजल्ट आया तो 82 पे रुकी कट ऑफ, लेकिन मेरा नहीं था। मुझे लगा हो सकता है कि शायद मैंने गलत चेक कर लिया हो, कुछ ऐसा रहा होगा। तो फिर होपलेस भी हो गई थी कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई, उसमें भी नहीं था। फिर सब मुझसे कहने लगे आसपास के कि वेटिंग लिस्ट में तो होना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर पे होती अगर तुम तब भी वेटिंग लिस्ट में आना चाहिए था। तब मैंने रिजल्ट देखा अपना, तो फिर उसमें भी मेरा नहीं था नाम। रोल नंबर डाल के देखा तो कहीं कुछ नहीं। फिर मुझे RTI के थ्रू पता चला कि मेरी कॉपी ही नहीं चेक हुई। मेरी OMR रिजेक्ट हो गई थी। तो सिली मिस्टेक कर दी थी मैंने OMR में। मैंने अपना रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद तब तक आ चुकी थी ये 2022 की वैकेंसी आ चुकी थी जब मुझे ये पता चला। फिर मुझे लगा अब मैं तैयारी करूँ, मेरा हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। तो पहले तो बड़े जोश में तैयारी शुरू करी कि जैसे पिछली बार 5 महीने में पेपर हो गया था, हो सकता है इस बार भी हो जाए। लेकिन वो एग्ज़ाम की डेट आई, 4 बार सर एग्ज़ाम की डेट आई, 4 बार, चौथी बार में ये पेपर हुआ। तो इन 4 सालों में फिर ऐसा होता है ना कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबा है। तो बहुत सारी इवेंट्स हुई, कभी फैमिली है हमारी, कभी कोई बीमार हो गया। एक बार तो मैं ही बीमार हो गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरी कमर में चोट आ गई, मैं 2 महीने बेड पे पड़ी रही। तब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी, मतलब उसी बीच एग्ज़ाम होना था। तो मुझे लग रहा था कि अभी एग्ज़ाम अगर हो गया तो फिर मैं तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगी। लेकिन फिर भगवान की दया से एग्ज़ाम भी टल गया।
उसके बाद फिर ये बीच में लास्ट ईयर आई LT की वैकेंसी, जब LT की वैकेंसी आई तो फिर ऐसा रहा कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुई इस एक साल में। मैंने अच्छे से तैयारी करी। उसी बीच सर आपसे मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती गई कि कैसे पढ़ें, तो फिर आपके वीडियोस देखे जो LT के फ्री के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनसे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सारे वीडियोस मैंने देखे थे, 92 वीडियोस जो थे। LT की तैयारी मैंने सही से करी थी प्री की, तो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पे भी मिला। फिर LT का प्री भी क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी करी। तो फिर उसके बाद मेंस जब हो गया, फिर TGT पे फोकस था तो पहले ही, लेकिन जब मेंस देने के बाद फिर इस पे पूरी तरीके से फोकस किया। टेक्स्ट बुक में जो आप देते थे, हमें टेस्ट देते थे, कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते थे वो करते थे, बड़े बड़े होते थे, PDF देते थे। फिर कभी कभी आलस भी आता था कि चलो छोड़ो, थक गए आज, कल कर लेंगे, लेकिन फिर मैसेज आते रहते थे ऐसे एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, फिर बीच बीच में आप लोग को डांट पड़ती थी कि इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे और सिर्फ 2 बच्चों का रिप्लाई आया, सिर्फ 3 ने किया है और किसी को एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है। तो ऐसे डांट खा खा के फिर वो लगता था मैं भी कर लूँ, रिप्लाई करूँ कि आंसर मैंने भी कर लिया। ऐसे करके फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया तो स्पीड बढ़ाते गए, टेस्ट देते गए। फिर जैसे कि आपने PDF वगैरह डाली थी हफ्ते 10 दिन पहले, मुझे उनसे बहुत बेनिफिट मिला। हाँ, जो जैसे मैंने 9th-10th का सिलेबस नहीं पढ़ा था। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि दीपांशी जिनकी बात कर रही हैं, एक्चुअली आप लोग के एग्जामिनेशन के पहले, ये मैं हर बार करता हूँ जब भी आपके एग्ज़ाम जब करीब आते हैं, तो मैं स्पेशल ग्रुप आप लोग का जो बना रहता है उसमें उन टॉपिक की बातें जो मिसलेनियस टॉपिक होती हैं, जहाँ पे विद्यार्थी प्रकाश नहीं डाल पाता, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको कैटर करके मैं आप लोग के ग्रुप्स में वहाँ पे देता हूँ, और वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बहुत ज़्यादा। लास्ट में जैसे कि एग्ज़ाम पास आता है तो घबराहट होती है कि अब क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें, समझ में नहीं आता है। फिर मैंने सोचा यार मैंने 9th-10th का सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं देखा है, मैं यही हाई लेवल का पढ़ती गई हूँ, ग्रेजुएशन का पढ़ा है मैंने, 11th-12th का पढ़ा है। तो जो आई हुई हैं ग्रुप में सर ने जो शीट्स भेजी हुई हैं, चलो उनको एक बार देख लेती हूँ, अगर पहले का थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है तो याद आ जाएगा। तो वो सारी शीट्स मैंने एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले ही देखी, और 3 क्वेश्चंस मुझे मिले थे उसमें। 3 क्वेश्चन सर्कल की थ्योरम्स थी और 2-3 क्वेश्चंस और थे, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। बहुत ज़्यादा। देखिए, विद्यार्थियों के मन में ये आता होगा कि सर हम लोग तमाम पॉडकास्ट देख रहे हैं, तमाम चयनित विद्यार्थियों का पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट में हमको सीखने को क्या मिल रहा है। देखिए, अगर आप बैक टू बैक पॉडकास्ट देखेंगे, तमाम विद्यार्थियों से मैंने आपकी मुलाकात कराई, अमित थे, अजय थे, फारिया थे, और भी ऐसे तमाम पॉडकास्ट भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। मैं उन्हीं विद्यार्थियों को आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि जो आपकी जो एक मानसिक स्थिति होती है या आपका जो एक परिस्थिति होता है, किस प्रकार से फाइट करके ये लोग चयन लेते हैं, मैं इन विद्यार्थियों से आप लोग को रूबरू कराता हूं। जैसे अगर मैं दीपांशी की बात करूं तो दीपांशी एक गृहिणी है। गृहिणी का मतलब ये कि आपको परिवार भी देखना है और अपने ऊपर भी फोकस करना है, और उसके साथ साथ गणित जैसे विषय में जहाँ पे आपको इस पे ध्यान देना होता है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती रहे, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस होते रहे, और इन सब को मैनेज करते हुए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना और बैक टू बैक सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपांशी उन सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो गृहिणी हैं और जो सोचती हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मिसाल है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि इस डायलेमा में है कि सर हम घर पे हैं, हमको परिवार देखना है, बच्चों को देखना है, क्या हम इस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपको दीपांशी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए अपने इस लक्ष्य को उन्होंने पाया है। और आज के सेशन में दीपांशी जितनी भी बात बताएं, उनसे आप चीज़ों को सोचिएगा कि किस प्रकार से अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, किस प्रकार से अगर हम खुद पे भरोसा करते हुए लगातार
अगर हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में एक अच्छे ऑथेंटिक मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने जितने विद्यार्थियों की बातें सुनी होंगी वहाँ पे आपने एक चीज़ पाया होगा कि सभी ने 2025 से LT प्री की जो वीडियोस थी ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेड की, आप प्री की आप यूट्यूब की वीडियोस देखिए। यूट्यूब के साथ साथ उन विद्यार्थियों ने पेड में भी मतलब कि वो एडमिशन लिए और उसके साथ अपनी तैयारी प्रारंभ किए और एक अच्छे ऑथेंटिक मटेरियल उनको मिलता रहा, फोकस्ड रहे, लिमिटेड रिसोर्स पे उन्होंने बार बार काम किया और तब जाके बैक टू बैक उनका चयन हुआ। सही कह रहा हूँ दीपांशी में? जी ठीक है। आप उन विद्यार्थियों को क्या बोलेंगे कि जो गृहिणी हैं और किस प्रकार से वो परिवार को और अपने एग्जामिनेशन में जो उनका विषय है उसको मैनेज करें? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी सर पेशेंस है। डेफिनेटली। क्योंकि ऐसा होता है हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता था कि कई बार ऐसे होता है कि पूरा पूरा दिन हम निकाल नहीं पाते हैं, पूरा पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, पढ़ाई के लिए हम नहीं निकाल पाते हैं। तो बड़ा जो है पेशेंस रखना होता है कि आज तो यार पूरा दिन चला गया। लेकिन मेरे साथ भी होता था बहुत, कभी घर में गेस्ट आ गए, कभी मुझे कहीं जाना है, तो ऐसे होता था। लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस फिर उसके बाद जैसे कि जब टाइम मिलता था तब पढ़ती थी मैं। जैसे कि मान लो अगर बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद दिन में फ्री होती थी, उस टाइम पे मैं पढ़ती थी। और फैमिली भी सपोर्टिव थी। सपोर्ट के बिना तो कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर पेशेंस बहुत चाहिए होता है सर। हाँ, अब दीपांशी जी की बात से ना मैं एक आपको बात कोट करूँगा कि इन्होंने एक बात बोला, पेशेंस, और जब समय मिले तब पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा इतना समय बीत गया। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं ना, और जैसे मान लीजिए कि हमने ये प्लान किया कि कल हमको इस टॉपिक पे काम करना है और किसी कारणवश हम व्यस्त हो गए, काम नहीं कर पाए, रात में हमको टाइम मिला कि अब हम अपने पढ़ाई को करते हैं, तो फिर हम पढ़ाई करने से ज़्यादा हम ये सोचने लगते हैं कि जो समय हमारा बीत गया कि अरे यार इतने टाइम पे हम ये कर लेते, और फिर हमारे अंदर गिल्ट की भावना आने लगती है। और मैं हमेशा आप लोगों को क्लासेस में कहता हूं कि विद्यार्थियों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जीवन में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भूतकाल में जी रहे हैं कि जो समय बीत गया जिसको आप सही नहीं कर सकते, उसके बारे में अगर आप बार बार सोचेंगे तो आप वर्तमान में ना रहते हुए आपका भविष्य भी गड़बड़ होगा। जैसे दीपांशी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर मैं पेशेंस रखती थी कि ठीक है जो मेरा समय बीता, अभी जो समय हमारे पास है हम इस पे मेहनत करें, ठीक है ना। और जो समय इनको मिलता था बिना गिल्ट की भावना लाए कि मेरा जो समय गया उसमें हमने नहीं पढ़ा, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो समय बीत गया उसको आप फिर से ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपका समय आने वाला है वो आपके हाथ में है। और सबसे बड़ा उपहार जो आपका है वो है आपका वर्तमान। अगर आप वर्तमान में अच्छा काम करेंगे विद्यार्थियों तो भविष्य आपका बेहतरीन होगा। सही है दीपांशी जी? ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में तमाम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग को याद होगा कि आप लोग के मेंस में जब ग्रेजुएशन के टॉपिक चल रहे थे तो काफ़ी हेक्टिक टॉपिक थे, उनके डेरिवेशन आप लोगों को करने थे। इसको आप कैसे मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप कैसे पढ़ते थे? सबसे पहले तो सही गाइड की तो ज़रूरत होती है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो पहली बार में हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं। उसको मैंने ऐसा किया, जैसे मैंने पहली बार में पढ़ा, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैंने पहली बार जब सब कुछ 10 सालों के बाद मैंने सब कुछ पढ़ा, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि इतना गैप था, सब कुछ भूल चुकी थी पहली बार में। उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। तो ऐसे जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं एक बार में नहीं समझ में आती, उसको हम दोबारा से करते हैं, तीसरी बार करते हैं, करते करते फिर आ ही जाता है। और फिर अच्छा गाइड मिल जाए आपके जैसा सर तो फिर सोने पे सुहागा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी किसी भी जटिल अवधारणा से आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो थ्योरम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको सिखाना क्या चाहता है। जब आपको ये पता रहता है कि हम इस अवधारणा से ये सीखने वाले हैं, तो आपको एक फ्लो मिलने लगता है कि कैसे इस चीज़ को हम प्रूफ करें, कैसे इस चीज़ को समझें। तो कोई भी अगर
अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो तो जैसा दीपांशी ने बताया कि आप उसको थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक करके समझ सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली एक अच्छे गाइड की ज़रूरत तो होती ही है कि जो चीज़ जो आपको विजुअलाइज करा पाए कि देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से हम इसको अच्छा करेंगे, ठीक है। अब हम दीपांशी जी से जानना चाहते हैं कि जो आगामी विद्यार्थी, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी भी आने वाली है और जैसा सुनने में आ रहा है कि उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी वैकेंसी हो अभी तक का टीचिंग का, इसमें तमाम विद्यार्थी बैठेंगे और इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, तमाम आपकी तरह गृहिणी भी होंगी, ठीक है। तो उनको आप क्या सलाह दोगे कि किस प्रकार से समय मैनेज करें और मैथ्स को किस प्रकार से पढ़ें कि अगली बार वो भी विद्यार्थी हमारे साथ ऐसे बैठ पाए? जी, सबसे पहले तो सर मैंने बताया ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने कोई टारगेट फिक्स करा है कि हमें आज इतना करना है, छोटे छोटे टारगेट्स, तो हमें आज इतना करना ही है। बाई चांस जैसे हमें टाइम नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हम कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट बना के, फिर हमारा बड़ा टारगेट पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से पेशेंस तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए। और फिर कंसिस्टेंसी और मेहनत फिर मिली जाती है सक्सेस। अच्छा, मैथ्स के अगर मैं पूछूं कि इसमें जो ऐसे टॉपिक्स या हम बोल सकते हैं कि ऐसा पार्ट जहाँ से अधिक क्वेश्चंस आते हैं जी, और जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट भी है और टफ भी है, वो कौन से टॉपिक्स होते हैं आपको जो लगता था अपने पढ़ाई के दौरान? मुझे जो लगता था, एक्चुअली हमें तो टाइम मिला 4 साल का तो जो जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा टफ लगती थी, स्टैट, हाँ, और प्रोबेबिलिटी। तो उसको मैंने ना क्या किया था, पहले मैंने जो मेरी खुद की बुक्स थी जो मैंने 11th-12th में पढ़ी थी उनसे मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद आर डी शर्मा 11th-12th की उससे करा था। प्रीवियस ईयर पेपर सारे कर लिए थे। तो ये है कि बार बार प्रैक्टिस करने से और टेस्ट वगैरह दे के फिर उसमें हो गई थी, कमांड मेरी अच्छी हो गई थी। एक यही पोर्शन था जो मेरा वीक था, स्टैट्स वाला। और दूसरा इसके ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स थे जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह था। तो बट जैसे मैंने एलटी का एग्जाम दिया था तो प्री निकल गया था। मेंस की तैयारी में फिर वो भी सर आपसे पढ़ा था मैंने, सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स ही पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ, तो वहाँ पे मुझे याद है कि मैं एनालिसिस वाले जो चैप्टर्स उनको पहले पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स, रियल, वेक्टर। तो ग्रेजुएशन में मेरा जो है रियल वगैरह सब तैयार था, मेरा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा वीक था। और चूंकि उस टाइम पे एग्जाम का काफी टाइम था, 4 महीने बचे हुए थे एग्जाम के लिए, तो उतना प्रेशर नहीं होता है। अगर ज्यादा टाइम होता है तो प्रेशर नहीं होता है कि हाँ अभी एग्जाम है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद। तो आराम से पढ़ा था मेंस में, और उसके प्रूफ और डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ा था, तो फिर वो क्लियर हो गया था अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा, स्टूडेंट्स की एक बहुत ज़्यादा ये डिमांड रहती है कि इस एग्जामिनेशन के लिए हम किस किताब को फॉलो करें, तो आप किस किताब को फॉलो करती थी और क्या अप्रोच रहता था आपका ओवरऑल? मैं सभी टॉपिक की बात करूँगा। जैसे मैंने बताया सर, सबसे पहले तो मैंने जो अपनी बुक्स थी मैंने उन्हीं से पढ़ा था एक बार। उसके बाद फिर सर मैंने यूथ वाली बुक से, हाँ, मिक्स PYQ, हाँ, उससे पढ़ा था। उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, एक बार ही लगा पाई थी, एक बार लगा था। उसके बाद फिर बस ऐसे ही जो टेस्ट वगैरह आप डालते थे टेक्स्ट बुक पे, उससे करते थे। हाँ, शीट्स जो आप लोग को दिए जाते थे, और इन्हीं सबसे करती थी। यूथ वाली बुक में मैंने एक बार सारी बुक लगा ली थी। उसके बाद बीच बीच में जो है थोड़ा थोड़ा लगाती रहती थी। उसमें 9000 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक दिन में 200 क्वेश्चंस लगाती थी। वेरी गुड। तो ऐसे मतलब कि आपने मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आज भी जब उनके इसमें नए बैचेस चल रहे हैं TGT PGT के, उनमें भी जब स्टूडेंट आते हैं तो तमाम उसमें फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी डिमांड हमेशा मुझसे ये रहती है कि अंकित सर कोई आप किताब का नाम बता दीजिए। तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले इसका नोट्स बना लीजिए, और फिर उसके बाद जो किताब आपके पास हो, और सबसे ज़्यादा प्रेफर आपको उसी को करना है कि जो किताब आप पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सब में एक समान होता है। जब हम नया कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो फिर उसको ये लगता है कि हम शुरू से जीरो से पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई किताब जो हम पहले पढ़े होते हैं फिर से उसी को रिपीट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है,
ठीक है। तो उन किताबों को आपको पढ़ना है। साथ में मिक्स PYQ आप कहीं से ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। उसके साथ अगर आप हमारे पेड बैचेस में हैं तो आप लोगों का एक स्पेशल ग्रुप बना होगा और उसमें हर बार आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स दिए जाते हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि इस समय तक कर लीजिए, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आज के दिन हो जाने चाहिए, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है। और जैसा दीपांशी जी ने बताया कि एग्जामिनेशन के हमेशा 20-25 दिन पहले, 15 दिन पहले कुछ मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उन मिसलेनियस टॉपिक के जहाँ पे हम प्रकाश नहीं डाल पाते, जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप जैसा कि आप लोगों ने सुना कि दीपांशी जी ने बताया कि बहुत हेल्प किया। अभी और भी विद्यार्थियों के पॉडकास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि वो शीट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो उसको फॉलो करते रहना है, लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करना है बच्चों, ठीक है ना। और ढेर सारी किताबों के पीछे नहीं भागना, ढेर सारे वीडियोज़ के पीछे नहीं भागना। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे उतना कम गणित के अवधारणा पे आप सोच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा और खूब अच्छे से फोकस होके प्रिपरेशन करिएगा। तो आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाई करके आप भी हमारे साथ यहाँ पे जरूर बैठेंगे, जैसे दीपांशी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अब दीपांशी जी, लास्ट में मैं पूछूंगा कि एक सक्सेस मंत्र अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थियों के लिए एक सक्सेस मंत्र बताइए कि क्या है, कि जिस प्रकार से वो एक अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2022 का वैकेंसी 2026 में पेपर हो रहा है। 4 साल तक सेल्फ मोटिवेट रखना एग्जामिनेशन को निकालने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और आज के समय में जहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतने ज़्यादा मतलब कि विद्यार्थियों को अपने तमाम छोटे छोटे थॉट पे ओवर थिंकिंग होने लगता है। और उससे ज़्यादा तो यूट्यूब्स पे हम जो डेली वीडियो देखते हैं, 2 महीने बाद पेपर, ये नियमावली चेंज, वो नियमावली चेंज, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं हमेशा कहता भी हूँ कि प्लीज़ इन सबसे आप लोग बच के रहिएगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में बस सिलेबस होना चाहिए और उस पर लगातार आप मेहनत करते रहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरे मतलब कि जद्दोजहद में विद्यार्थी किस प्रकार से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाए रहें और इनके लिए सक्सेस मंत्र क्या है? सबसे पहले तो पेशेंस बहुत रखना है, दिमाग को शांत रखना है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ सर, कई बार होता है ना हमारे पास नॉलेज होता है तब भी हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होता है वो एग्जाम नहीं क्लियर। तो प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना, हालांकि हमारा पेपर तो बहुत ही ईजी था डेफिनेटली, बहुत ही, लेकिन ये है कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आगे वाला पेपर भी ऐसा ही है डेफिनेटली। तो प्रैक्टिस से ही होगा वो। जैसे हम टेस्ट, जैसे 21 में मैंने दिया था एग्जाम, अगर उसमें मेरा हुआ भी होता तो मैं बॉर्डर पे होती। तो इस बार वो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस बार अगर मेरी टॉप की रैंक है तो शायद मुझे मेरी चॉइस का कॉलेज मिल जाए डेफिनेटली। तो उस टाइम पे मैंने कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, मैंने बस पढ़ा था सब कुछ एक बार। और इस बार ऐसा था, मैंने सारे टेस्ट दिए थे और प्रैक्टिस खूब करी थी। तो प्रैक्टिस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नॉलेज के साथ साथ। डेफिनेटली। अच्छा, ये 2 घंटे में 120-125 क्वेश्चन को मैनेज करने का टिप्स क्या है? ये भी बच्चों के बड़े डिमांड आते हैं कि सर कैसे मैनेज करें। और आज भी जब मैंने विद्यार्थियों से ये बोला कि आज हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं दीपांशी जी का, तो विद्यार्थियों का ये प्रश्न जरूर था कि आप मैम से ये ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने 2 घंटे में 120-125 क्वेश्चन को मैनेज कैसे किया। हाँ जी, सबसे पहले तो सर जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अगर एग्ज़ाम टफ भी होता है तो कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जो इजीएस्ट होते हैं। तो पेपर में तो सबसे पहले मैंने भी देखा है इस वाले पेपर में कि सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हम कर लेते हैं, जो टिप्स पर होते हैं हमारी। कई होते हैं रिजल्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारे करने हैं। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, मैं क्या करती थी, सर्कल एक बना देती थी। फिर उसके बाद जो है लेकिन इस बार वाले पेपर में तो ऐसा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा सभी इजीएस्ट क्वेश्चन थे मैंने सोचा स्टार्टिंग में इजीएस्ट है, हो सकता है बाद में टफ हो। तो मैं जल्दी करती गई कि बाद वाले टफ होंगे तो उनमें टाइम देना है। लेकिन लास्ट तक पहुंचते मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो करना क्या है कि सबसे पहले जो इजीएस्ट क्वेश्चन हो, जो रिजल्ट होते हैं, उनको कर लेना है। कोई क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम बहुत लेते हैं, तो उन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। जैसे 21 में मेरे से ये गलती हुई थी कि कोई क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा मैं कर लूँगी, लेकिन वो टाइम बहुत ले गए थे मेरा। उसके चक्कर में मैं जो इजी क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं कर पाई थी। तो जो आपको आता है वो आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद जो डाउट्स वाले हैं उनको करते हैं।
फिर इसे पूरा मैनेज हो हाँ पाया। जी। वेरी नाइस। अब लास्ट में हम लोग अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। अब मैं उस दृश्य को मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं कि जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया, क्योंकि मुझे पता है कि आप शुरू से जब भी कुछ होता था तो आप मुझे मैसेज जरूर कर दे कि अंकित सर ये हो गया आप क्या करें, अंकित सर डीवी का ये हो गया आप क्या करें, ठीक है। फिर मैं कहता था कि थोड़ा आप पे अपने खुद पे भरोसा रखिए, हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम आया कि और फाइनली जब हो गया कि अब हम चयनित हो गए, तो उस समय वो कैसा दृश्य था, आपके पास कौन था और किसको आपने सबसे पहले बताया कि मैं चयनित हो गई फाइनली? एक्चुअली एक तो मेरे एग्जाम कई रुके हैं, जैसे पहले भी एक डेढ़ नंबर से मेरे एग्जाम काफी रुके। तो रिजल्ट देखने के बाद भी ना मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इसमें मेरा नाम है। जबकि मेरा दिमाग कह रहा था कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था। तो मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नाम था, सेकंड रैंक थी मेरी। तो मैंने अपने हस्बैंड को वो फॉरवर्ड कर दी। मैं अपना घर के कामों में बिजी थी, मैं खाना बना रही थी, तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दी वो। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखना जरा ये रैंक वाइज है क्या। तो फिर इनका फ़ोन आया कि हाँ ये रैंक वाइज है। जब मैंने कहा हाँ सही है ना, मेरा है ना नाम इसमें, क्योंकि मुझे खुद देख के विश्वास नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हारा नाम है, मुबारक हो। तब फिर मैंने, मेरी मदर इन लॉ थी, मैंने और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, उनको दोनों को बताया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने सुना कि दीपांशी जी ने कैसी अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताया, और मैं फिर से आपको कहूँगा दीपांशी जी उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल हैं जो ये सोचती हैं या सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, मेरे इसके साथ साथ हम और किसी कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गृह संभालने से बड़ा कोई काम होगा। क्योंकि इसमें तमाम लोगों के बातों को ध्यान रखना होता है, ख्याल करना होता है, उसके बाद खुद का भी ख्याल करना होता है और अपने सपने को भी सच करने के लिए जद्दोजहद में लगे रहना है। तो दीपांशी जी सभी के लिए एक मिसाल हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी और उनको अपने तैयारी में, अपनी इस यात्रा में आप ज़रूर लाएंगे, और आप भी अगले बार हमारे साथ ऐसे ज़रूर बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशी जी, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ठीक है, और यही कहते हैं कि बेहतरीन टीचर बने, बस आपके जैसा टीचर बने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू।